दो फ्रेंड्स के बीच का कॉन्वर्जेशन है। पहला कहता है यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। इंग्लिश में वो क्या कह सकता है? Why has such a large crowd gathered in this place? देखिए आपको लगेगा इतना लंबा सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नहीं, कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज होने की, मैं समझाती हूँ। आप अगर इसको इस तरीके से समझे, Why has a crowd gathered here? सिंपल है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भीड़ की बात आती है तो भीड़ को कहा जाता है क्राउड। अगर ज्यादा भीड़ हो तो आप कहेंगे लार्ज क्राउड। लार्ज क्राउड का लंबा क्राउड नहीं है, ज्यादा भीड़ से है। लार्ज क्राउड यानी बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ ज्यादा है। अब सच अ लार्ज क्राउड मतलब इतना ज्यादा भीड़, ये सेंस है। अब देखिए हैज गैदर्ड, है ना। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गैदर मतलब इकट्ठा होना। हैज गैदर्ड यानी जमा हो रखी है, जमा हुई है। इन दिस प्लेस यानी इस जगह पर। सो व्हाई हैज सच अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन दिस प्लेस, मतलब इतनी भीड़ जमा क्यों हो रखी है इस जगह पर। अब देखिए वो औरत इतना ज्यादा क्यों रो रही है। अगेन क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? Why is that lady crying so much? देखिए why मतलब क्यों, is that lady, ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही इस तरीके से होता है। क्वेश्चन वर्ड आता है जैसे why आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है टेंस के हिसाब से, रो रही है ना, प्रेजेंट की बात की जा रही है इसीलिए is लगाया। that lady यानी वो औरत, crying यानी रो रही है, so much यानी इतना। सो वाई इज दैट लेडी क्राइंग सो मच, क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मेशन जो होता है ना वो इसी तरीके से होता है। जैसे ऊपर भी वही हुआ, वाई आया, हेल्पिंग वर्ब आई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है? सच अ लार्ज क्राउड। गैदर्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जो हैज के साथ आनी थी, और इन दिस प्लेस बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। सो वाई हैज सच अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन दिस प्लेस, और वाई इज दैट लेडी क्राइंग सो मच। आगे देखते हैं। भगवान न करे लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, भगवान ना करे, इसे कैसे बोला जाता है? हम कहते हैं गॉड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ना वाली फीलिंग। और अगर उसके साथ गॉड लगा दिया, गॉड फॉरबिड, इसका मतलब, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है भगवान ना करे। ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। बट आई थिंक, बट आई थिंक मतलब पर मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, तो उसे आई थिंक ही कहा जाता है। समथिंग बैड हैज हैपेंड। देखिए हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है किसी भी चीज में, किसी भी सेंटेंस में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो चीज हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? बट आई थिंक समथिंग बैड हैज हैपेंड, मतलब कुछ बुरा हो चुका है, कुछ बुरा हुआ है। कहाँ पर? यहाँ, इसीलिए हमने लिख दिया हियर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? गॉड फॉरबिड बट आई थिंक समथिंग बैड हैज हैपेंड हियर। नेक्स्ट देखिए, चलो मैं जाकर भीड़ में किसी से पूछता हूँ। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लेट मी गो एंड आस्क समवन इन द क्राउड। ठीक है, लेट मी गो सजेशन है ना, या फिर आपसे परमिशन मांगी जाती है तो लेट का यूज होता है। तो हमने लिखा है लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो या मैं जाकर आता हूँ, वो वाला सेंस है। एंड आस्क समवन, और मुझे किसी से पूछ के आने दो, इन द क्राउड यानी भीड़ में से किसी को। सो लेट मी गो एंड आस्क समवन इन द क्राउड, मुझे पूछने दो कि मामला क्या है। अगेन देखिए सजेस्ट कर रहा है वो, है ना, कि मुझे पूछने दो, मुझे जाने दो, मुझे ये करके आने दो। तो ये सब क्या है? ये सजेशन है, या आप परमिशन सीख करते हैं तो लेट का यूज आता है। तो अगेन मुझे पूछने दो तो आप क्या कहेंगे? लेट मी आस्क व्हाट इज द मैटर। देखिए व्हाट इज द मैटर इस एक्सप्रेशन का मतलब है बात क्या है, मामला क्या है ना। तो लेट मी आस्क यानी मुझे पूछने दो, व्हाट इज द मैटर यानी मामला क्या है। तो लेट का यूज आपको समझ आया ना, जब आप किसी से परमिशन मांगे या सजेशन दें। देख जैसे आप कहते हैं लेट्स गो मतलब आओ चलते हैं, ठीक है ना, सजेशन है चलो चलते हैं। लेट मी आस्क यानी मुझे पूछने दो, है ना। इस तरीके के सजेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, पूछना, ये सब लेट का यूज यहाँ पर होता है। तो हमने यहाँ ये वही किया है, लेट मी आस्क व्हाट इज द मैटर। नेक्स्ट देखिए, भाई यहाँ क्या हुआ है। अब वो गया और किसी रैंडम इंसान को उसने देखा और उससे पूछा भाई हुआ क्या है। हम क्या कहेंगे? हाय हेलो ब्रदर। आप देखिए इंडिया में तो आप हाय हेलो इस तरीके से नहीं कहते हैं, आप तो बस सिंपली कहते हैं भैया, है ना, इस तरीके से कहते हैं, ये हमारी आदत होती है। आप कुछ भी कह सकते हैं, या आपके ऊपर है। मैंने यहाँ लिख दिया हाय या हेलो ब्रदर। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट है, हमें बोलना है यहाँ क्या हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? व्हाट हैज हैपेंड हियर। अगेन देखिए मैंने आपको बताया हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस कहना चाहता है कि वहां कुछ हो चुका है, वो पूछने के लिए। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ क्या हुआ है, क्या हो गया है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब क्यों सड़क के बीच में यहाँ खड़े हैं, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगेन क्वेश्चंस हैं। देखिए जब तक पता नहीं चलेगा कि घटना क्या हुई है तब तक क्वेश्चंस पूछेंगे लोग, तो वही दो क्वेश्चंस अगेन आए हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, देखिए क्यों है और क्या है। क्यों के लिए वाई, क्या के लिए व्हाट। तो पहले क्यों वाला सेंटेंस देखते हैं। वाई इज एवरीवन स्टैंडिंग हियर इन द मिडल ऑफ द रोड। देखिए वाई इज एवरीवन स्टैंडिंग, क्यों खड़ा हुआ है हर कोई। एवरीवन यानी हर कोई इंसान यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, यहाँ लिखना है इसलिए हमने हियर लिख दिया। वाई इज एवरीवन स्टैंडिंग हियर। अब आप सोचेंगे स्टैंडिंग क्यों लिखा है ना। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है। स्टैंडिंग का मतलब है खड़ा हुआ, मतलब खड़ा था अभी भी खड़ा हुआ है, वैसा वाला मीनिंग निकलता है। वाई इज एवरीवन स्टैंडिंग हियर, क्यों हर कोई यहाँ खड़ा हुआ है। अब कहाँ, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। तो मिडिल कहा जाता है, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द रोड यानी रोड के बीच में। इन प्रिपोजिशन हो गई, ऑफ भी प्रिपोजिशन हो गई। इन बताता है लोकेशन को, ये कहां पर, किसके अंदर, कहां में, वो वाला फीलिंग है। इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द रोड यानी रोड के बीच में। सो व्हाई इज एवरीवन स्टैंडिंग हियर इन द मिडिल ऑफ द रोड। अब क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे बोलेंगे, हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट। देखिए हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगेन, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है, ये पूछने का तरीका है। सो हो चुका है, हैज देयर बीन यानी क्या हुआ है, एन एक्सीडेंट यानी कोई एक्सीडेंट, हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट। जैसे इसका जवाब क्या देंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, ठीक है, हाँ वहां एक एक्सीडेंट हो चुका है या हुआ है। सो हैज देयर बीन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या आप वो लेडी देख सकते हैं जो लाल सूट में खड़ी है। देखिए अब स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, क्या हुआ है वो बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कैन यू सी द लेडी स्टैंडिंग देयर इन रेड सूट। देखिए कैन यू क्या बताता है, एबिलिटी को, क्या आप में एबिलिटी है कुछ करने की। देखिए कैन यू सी, क्या आप में एबिलिटी है देखने की। कैन यू टॉक, क्या आप में एबिलिटी है बात करने की, है ना। कैन एबिलिटी को बताता है। सो कैन यू सी द लेडी, क्या आप उस लेडी को देख सकते हैं। स्टैंडिंग देयर जो वहां खड़ी हुई है, वहां खड़ी हुई है क्योंकि देयर लगाया है ना। स्टैंडिंग देयर यानी वहां खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है, इन रेड सूट, रेड सूट पहने हुए, रेड सूट में है। सो कैन यू सी द लेडी स्टैंडिंग देयर इन रेड सूट। नेक्स्ट देखिए, दो चोरों ने उसकी सोने की चेन छीन ली और भाग गए। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, टू थीव्स स्नैच्ड हर गोल्ड चेन एंड फ्लेड। देखिए टू थीव्स यानी दो चोरों की बात की जा रही है, दो चोर स्नैच्ड हर गोल्ड चेन। देखिए स्नैच का मतलब क्या होता है, टू स्नैच मतलब छीन लेना, कोई जबरदस्ती आप किसी से कोई चीज छीनते हैं ना तो उसे स्नैचिंग कहा जाता है। तो स्नैच का मतलब छीन लेना हो गया। फ्ली का क्या मतलब है, देखिए सबसे एंड में मैंने क्या लिखा है, फ्लेड, उसको मैं समझा देती हूँ। टू फ्ली वर्ब जो है इसका मतलब क्या है, भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है ना। किसी स्पॉट पे हैं आप और वहां से भाग गए तो आप यू हैव फ्लेड। देखिए अब फ्ली की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो फ्लेड ही है, फ्ली फ्लेड फ्लेड। सो टू थीव्स स्नैच्ड हर गोल्ड चेन, मतलब गोल्ड चेन जो थी उनकी, वो लेडी जो थी उनकी चुरा ली, एंड फ्लेड और जो चोर थे ना वो भाग गए, फरार हो गए। आगे है, महिला के अनुसार ये एक सोने की चेन थी और लगभग 1 तोले का वजन था। आप जब भी कोई ऐसे न्यूज को इंग्लिश में पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर में, तो आपको हमेशा बताया जाएगा कि उस विक्टिम के अनुसार क्या था, कैसे इंसिडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो महिला के अनुसार तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेडी इट वॉज अ गोल्ड चेन एंड वेड अराउंड 1 तोला। देखिए अकॉर्डिंग टू समवन, अगर आप इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू द लेडी, मतलब आप कह रहे हैं कि उसके हिसाब से, उसके अनुसार उसने ये बोला है। सो अकॉर्डिंग टू हिम यानी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हर यानी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लेडी मतलब महिला के हिसाब से। इट वॉज अ गोल्ड चेन, ये गोल्ड चेन थी, सोने की चेन थी, एंड वेड अराउंड 1 तोला, और इसका वजन कितना था, लगभग 1 तोला। अब देखिए वे जो वर्ड है ना, वर्ब अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब अलग अलग मतलब निकलता है अलग अलग सेंटेंसेस में। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखें तो इसका मतलब है वजन को बताना। वे मतलब वजन होना, टू हैव अ सर्टेन वेट मतलब इसका वजन इतना था वो बताना है हमें, तो हमने कहा वेट यानी इसका वजन था अराउंड 1 तोला। अराउंड का क्या मतलब है, अराउंड हम बता रहे हैं कि लगभग अनुमान इतना है,
जरूरी तो नहीं कि जो महिला कह रही है वो करेक्ट है, इसीलिए हमने कहा अराउंड 1 तोला, मतलब 1 तोला के लगभग का वजन था। श्योर नहीं है हम, अप्रोक्सीमेशन है। अब आगे क्या बताया जाता है, ये बहुत महंगी थी, मतलब गोल्ड की जो चेन थी उसकी बात की जा रही है कि बहुत महंगी थी। महंगा को क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव या कॉस्टली। बहुत महंगी थी तो हम कह सकते हैं इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी कॉस्टली। ये दोनों एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, नहीं बहुत महंगी थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। महिला ने उस समय से रोना बंद नहीं किया है, मतलब उस समय रोना शुरू किया, अभी भी चालू है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम क्या बोलेंगे, द लेडी हैज नॉट स्टॉप्ड क्राइंग सिंस देन। द लेडी मतलब महिला, हैज नॉट स्टॉप्ड ने नहीं स्टॉप किया है, क्राइंग यानी रोते रहना। यहाँ क्राइंग का मतलब क्या है, रोते रहना। आईएनजी लग गया ना, मतलब कंटिन्यूटी को बता रहे हैं हम कि रोते जा रही है, इसीलिए क्राइंग लिखा है। सिंस देन यानी तब से, उस मोमेंट से। सो द लेडी हैज नॉट स्टॉप्ड क्राइंग सिंस देन। आगे है वो लगभग 65 वर्ष की है, महिला की आयु बताई जा रही है, एज बताई जा रही है। तो हम कैसे बोलेंगे, अगेन देखिए यहाँ लगभग आया है, श्योर नहीं हम, तो हम क्या कहेंगे, शी इज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड। शी इज अराउंड मतलब वो लगभग है 65 साल की, शी इज अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड। आगे देखते हैं, उसके परिवार से इस समय यहाँ कोई नहीं है ना, लेडी के बारे में कहा जा रहा है। हम कहेंगे देयर इज नो बडी हियर विद हर फ्रॉम हर फैमिली एट द मोमेंट। देखिए जो सेंटेंस है ना, इसमें भी आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। देयर इज नो बडी हियर, नो बडी का क्या मतलब होता है, कोई भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, ये मतलब है। देयर इज नो बडी हियर, हियर मतलब यहाँ, सो यहाँ कोई नहीं है। विद हर, विद प्रिपोजिशन हो गई, एसोसिएशन को बताता है कि उनके साथ अभी यहाँ कोई नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, देयर इज नोबडी हियर विद हर। अब देखिए आगे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं आप, सेंटेंस को अपनी जैसी मर्जी है ना वैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फ्रॉम हर फैमिली मतलब उनकी फैमिली से कोई नहीं है, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब क्या है, अभी इस वक्त, प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। एट द मोमेंट यानी प्रेजेंट मोमेंट पे देयर इज नोबडी हियर विद हर फ्रॉम हर फैमिली। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा कि सभी विदेश में बस गए हैं। अब विदेश क्या होता है, मतलब ऐसा देश जो हमारा देश नहीं है, सिंपल है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, शी टोल्ड दैट एवरीवन हैज सेटल्ड अब्रॉड। सबसे पहले बताती हूँ अब्रॉड का क्या मतलब है। अब्रॉड का मतलब है फॉरेन कंट्री, हमारे कंट्री से अलग कोई कंट्री, सिंपल फॉरेन कंट्री। और ज्यादातर अब्रॉड का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहां पर सी को लांग कर जाना पड़े, मतलब सी को क्रॉस करके जाना पड़े, समुद्र पार करना पड़े, तो अब्रॉड होता है। अब्रॉड वैसे मतलब हुए कोई भी कंट्री जो हमारा कंट्री ना हो, अब्रॉड कहलाता है। सो शी टोल्ड, अब देखिए टेल का मतलब क्या होता है, टू टेल समथिंग मतलब कुछ बताना, टेल का मतलब कहना। शी टोल्ड यानी उसने बताया, दैट एवरीवन की हर कोई, हैज सेटल्ड अब्रॉड हर कोई अब्रॉड बस चुका है ना। हैज सेटल्ड, देखिए सेटल हो चुका है, यही बता रहे हैं, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेटल हो चुका है कहाँ, अब्रॉड। नेक्स्ट देखिए, वो भारत में यहाँ अकेले रहती हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे शी लिव्स अलोन हियर इन इंडिया। शी लिव्स वो रहती हैं, अलोन हियर मतलब यहाँ अकेले, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेले, इन इंडिया यानी इंडिया में। शी लिव्स अलोन हियर इन इंडिया, इन क्या हो गई, प्रिपोजिशन हो गई। जब किसी कंट्री में रहने की बात आती है तो इन इंडिया, इन यूएस से इस तरीके से कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब पर्सन पूछ रहा है उसने क्या बताया, सब कुछ कैसे हुआ। तो क्वेश्चन हो गए, क्या बताया, कैसे हुआ। क्वेश्चन वर्ड से हमारे सेंटेंसेस शुरू होंगे, जैसे व्हाट डिड शी टेल, हाउ डिड एवरीथिंग हैपन। देखिए इन्हीं में क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, होता कुछ नहीं है ज्यादा। देखिए जैसे उसने क्या बताया, लेडी की बात कही जा रही है। देखिए व्हाट, क्योंकि हमने क्या बोला है ना, क्या के लिए हमने क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं व्हाट, सो हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है WH क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया व्हाट। अब पास्ट की बात है, क्या बताया है, तो हम डिड लिखेंगे। व्हाट डिड, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके इमीडिएटली बाद सब्जेक्ट आता है, क्योंकि लेडी की बात की जा रही, फीमेल है तो सब्जेक्ट हो जाएगा शी, या फिर द लेडी भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या कहना है, एक्शन क्या हुआ, कहना, तो हम उसको टेल कहते हैं, तो हमने लिख दिया व्हाट डिड शी टेल, है ना। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डिड शी से, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बताया। वैसे ही कैसे हुआ सब कुछ, तो हाउ, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, हमने हाउ लिख दिया सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट की डिड, हाउ डिड। अब
एक्शन क्या हो रहा है, सब कुछ होना, एवरीथिंग जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब कुछ कैसे हुआ। सो हाउ डिड एवरीथिंग, फिर हैपन यानी हमारी वर्ब हो गई, कैसे हुआ, एवरीथिंग हैपन, सब कुछ होना, हाउ डिड एवरीथिंग हैपन, सब कुछ कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिए, वो सड़क के बाईं तरफ चल रही थी, है ना, तो हम कहेंगे शी वॉज वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। देखिए शी वॉज वॉकिंग, पास्ट का टेंस हुआ ना, वॉज वॉकिंग, वो चल रही थी, कहां पर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ये तरीका है बताने का किस साइड पे चल रहे हैं, ऑन ही आता है। अब बाईं साइड चल रही थी इसीलिए हमने लिख दिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था, वो अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी वॉज होल्डिंग अ मोबाइल फोन इन हर हैंड एंड टॉकिंग टू हर डॉटर। अगेन क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए हम टेंसेस भी उसी तरीके से चेंज कर रहे हैं, जैसे शी वॉज होल्डिंग, उन्होंने पकड़ा हुआ था, अ मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन, इन हर हैंड मतलब अपने हाथ में, इन क्या हो गई, प्रिपोजिशन हो गई, हाथ में पकड़ा हुआ था इसीलिए हमने लिखा इन हर हैंड, एंड टॉकिंग टू हर डॉटर, और वो बात कर रही थी, टू हर डॉटर यानी अपनी बेटी से, शी वॉज होल्डिंग अ मोबाइल फोन इन हर हैंड एंड टॉकिंग टू हर डॉटर। अचानक पीछे से एक बाइक आई, उस पर 3 आदमी थे, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सडनली अ बाइक केम फ्रॉम बिहाइंड। देखिए सडनली मतलब एकदम से, अचानक कोई चीज होती है उसे सडनली बोलते हैं। अ बाइक केम, केम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म, अ बाइक केम मतलब एक बाइक आई थी, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से, बिहाइंड का क्या मतलब होता है, पीछे। अब आप बता रहे कहां से, लिंक बिठाना है ना, कहां से शुरू होकर आई है, इसीलिए आपने लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम प्रिपोजिशन है, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से आई थी, उस पर 3 आदमी थे, तो हम क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, देयर वर 3 men ऑन इट, देयर वर मतलब वहां थे, 3 men 3 आदमी, ऑन इट यानी इसके ऊपर, ठीक है ना, बैठे हुए थे, ये सेंस है, तो देयर वर 3 men ऑन इट। या आप ये भी कह सकते हैं 3 men वर राइडिंग द बाइक, बाइक राइड की जाती है इसीलिए आप कह सकते हैं 3 men वर राइडिंग द बाइक यानी बाइक राइड कर रहे थे, ये एक और तरीका है। उनमें से एक उनके पास आया और मंदिर का रास्ता पूछा, तो हम कहेंगे वन ऑफ द स्नैचर्स अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस टू द टेंपल। देखिए वन ऑफ द स्नैचर्स, आप जब कहते हैं ना, मान लीजिए आपको कहना है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स में से एक, वन ऑफ द टीचर, सारे टीचर्स में से एक, वन ऑफ द एप्पल्स मतलब सारे एप्पल्स में से एक। सो वन ऑफ द स्नैचर, स्नैचर क्या होता है, जो झपट मार होते हैं ना, जो झपट्टा मार के चीजों को चुरा लेते हैं उन्हें स्नैचर बोला जाता है। सो वन ऑफ द स्नैचर्स यानी जितने स्नैचर्स थे उनमें से एक अप्रोच्ड हर, अगेन सेकंड फॉर्म, अप्रोच की, उनको अप्रोच किया। अप्रोच करना क्या होता है, किसी को अगर आप अप्रोच करते हैं मतलब आप उनके पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस टू द टेंपल, और क्या पूछा, टेंपल की डायरेक्शन के बारे में पूछा। डायरेक्शंस क्या होती है, दिशा के बारे में। अब देखिए टू आस्क फॉर समथिंग, ये एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, या इस फ्रेज का मतलब क्या है, टू आस्क फॉर समथिंग मीन्स टू रिक्वेस्ट और इंक्वायर अबाउट समथिंग, मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आस्क फॉर। जैसे शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब उसने क्या रिक्वेस्ट की या क्या पूछा, एक ग्लास के पानी के एक ग्लास के लिए पूछा, सो शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। वो ऑफिस जाने वाले जैसे लग रहे थे, मतलब ऑफिस जाने वाले लोगों के जैसे लग रहे थे, स्नैचर्स की बात की जा रही है, हुलिया बताते हैं ना ऐसे ही। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दे वर लुकिंग लाइक ऑफिस गोअर्स, दे वर लुकिंग लाइक, ठीक है, दे वर लुकिंग वो दिख रहे थे, लाइक लगा दिया मतलब ऐसे दिख रहे थे, लाइक यानी कंपैरिजन आएगा, तो दे वर लुकिंग वो दिख रहे थे कैसे, लाइक ऑफिस गोअर्स यानी ऑफिस जाने वालों के जैसे दिख रहे थे, लाइक यहाँ पर कंपैरिजन बताता है, दे वर लुकिंग लाइक ऑफिस गोअर्स। एक झटके में उनमें से एक ने उनकी चेन छीन ली और मौके से भाग गया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड वन ऑफ द पर्सन स्नैच्ड हर चेन एंड फ्लेड द स्पॉट। देखिए इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड, ये जो है ना फ्रेज, इसका मतलब होता है बहुत ही छोटे समय में, मतलब इमीडिएटली, एक सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड्स के बिल्कुल ऐसे बिजली की तरह कोई आया तो वो इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड है, बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में।
वन ऑफ द पर्सन्स, अगेन देखिए वन ऑफ द पर्सन्स यानी उन लोगों में से एक, है ना, जो पर्सन्स थे उनमें से एक, स्नैच्ड हर चेन, ने उनकी चेन छीन ली, खींच ली, एंड फ्लेड द स्पॉट, और स्पॉट से भाग गया। स्पॉट मतलब जहां ये वारदात हुई है, स्पॉट जगह से भाग गया। जब उन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया। लेडी की बात की जा रही है कि लेडी ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, when she tried to catch them they pushed her। देखिए when she tried, जब उन्होंने कोशिश की थी, to catch them, उन्हें पकड़ने की, they pushed her, उन्होंने उसे धक्का दे दिया था। यही मतलब हुआ pushed यानी धक्का दिया था, tried to catch them पकड़ने की कोशिश की थी, सब पास्ट के सेंटेंसेस हैं। उनको बहुत चोट लगी है, तो कैसे बताएंगे आप इंग्लिश में, शी इज बैडली इंजर्ड। देखिए यहाँ पर शी की जगह सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। बैडली इंजर्ड यानी बुरी तरीके से चोट लगी है, बहुत चोट लगी है। इंजरी मतलब होता है चोट, है ना, इंजर होना होता है चोट का लगना। अब कैसी है इंजरी, बैडली है तो आपने लिख दिया बैडली इंजर्ड, मतलब बुरी तरीके से चोट लगी, ज्यादा चोट लगी, तो शी इज बैडली इंजर्ड। उनके गले के आसपास खरोंच के निशान हैं। खरोंच क्या होता है, स्क्रैच बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज स्क्रैचेस अराउंड हर नेक। ठीक है, हैज का क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब उनके पास कुछ चीज है ना, उस तरीके से। तो अभी उनके पास क्या है, शी हैज स्क्रैचेस, मतलब खरोंच के निशान है, अराउंड हर नेक मतलब नेक के चारों ओर, नेक यानी गर्दन के चारों ओर, अराउंड का क्या मतलब होता है, चारों तरफ। फिर उनके घुटने में भी खरोंच आ गई, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हर नी ऑल्सो गॉट स्क्रैच्ड। हर नी, नी को क्या कहते हैं, घुटना, ऑल्सो मतलब भी, गॉट स्क्रैच्ड यानी स्क्रैच हो चुका है, उस पर भी खरोंच आ चुकी है, आ गई है। अब पूछता है वो पर्सन, क्या वो उनके चेहरों को देख पा रही थी, है ना, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, वॉज शी एबल टू लुक एट देयर फेसेस। देखिए वॉज शी एबल टू, क्या वो एबल थी, क्या वो कर पा रही थी, क्या, लुक मतलब क्या वो देख पा रही थी, एट देयर फेसेस यानी उनके चेहरे पर, एट यानी लोकेशन को बताता है, किसी जगह पर, तो एट देयर फेसेस यानी उनके फेसेस को की तरफ वो देख पा रही थी क्या। क्या पुलिस को इस मामले में कोई सुराग मिला है, अगेन क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे, हैज पुलिस गॉट एनी लीड इन दिस केस। हैज और गॉट आया, देखिए हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या मिल चुका है, वो वाला सेंस है। सो हैज पुलिस गॉट, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, गॉट यानी मिला है, एनी लीड, लीड का क्या मतलब होता है, कोई सुराग, कोई ऐसी चीज मिल जाए आपको जिससे आप उस इवेंट के कैसे अनफोल्ड हुआ वो पता चल पाए आपको, और आपको ये पूरा पता चल जाए कि कैसे पूरा इंसिडेंट हुआ था। सो एनी लीड यानी उसमें कोई सुराग मिला हो, इन दिस केस यानी इस केस में। सो हैज पुलिस गॉट एनी लीड इन दिस केस। झपट मारो ने अपना चेहरा ढका हुआ था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द स्नैचर्स हैड देयर फेसेस कवर्ड। देखिए अब थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं कहती द स्नैचर्स कवर्ड देयर फेसेस, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती पहले, द स्नैचर्स कवर्ड देयर फेसेस, तो उसका मतलब क्या होता, स्नैचर्स ने फेस कवर किया था, है ना। अब मैं कह रही हूँ उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है, तो मैं कहूंगी द स्नैचर्स हैड देयर फेसेस कवर्ड। ये एक अलग तरीका है बोलने का, द स्नैचर्स कवर्ड देयर फेसेस मतलब उन्होंने अपना फेस कवर किया था, ये मतलब निकलता है। अगर ढका हुआ था वो बोल रहे हैं तो हैड देयर फेसेस कवर्ड, ये मीनिंग निकलेगा। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इसे। आगे देखिए, उन्होंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था, अगेन देखिए, तो हम कहेंगे दे हैड अ स्कार्फ टाइड अराउंड देयर फेसेस। तो हम क्या कह रहे हैं, दे हैड मतलब उन्होंने क्या किया हुआ था वो बता रहे हैं, अ स्कार्फ टाइड अराउंड। देखिए ये टाइड जो है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, कवर्ड लिखा था, थर्ड फॉर्म लिखी थी ना कवर की, तो हम इसी तरीके से बनाते हैं, हैड देयर फेसेस कवर, अ स्कार्फ टाइड अराउंड देयर फेसेस। दोनों में देखिए सिमिलैरिटी है ना, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। दे हैड अ स्कार्फ टाइड अराउंड मतलब उन्होंने एक स्कार्फ बांधा हुआ था, कहां पर, देयर फेसेस मतलब उनके फेस के अराउंड में, है ना। सो दे हैड अ स्कार्फ टाइड अराउंड देयर फेसेस। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा, हैड शुरू में हमने यूज किया है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिससे हमारा मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या किया हुआ था,
क्या कर रहे थे वो, दे हैड अ स्कार्फ टाइड अराउंड देयर फेसेस, वो पूरी तैयारी से आए थे या वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, दे केम फुल्ली प्रिपेयर्ड। दे केम मतलब वो आए थे, फुल्ली प्रिपेयर्ड यानी पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर। या प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है, प्रिपेयर होकर आए थे, मतलब पास्ट की बात करें, दे केम फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से तैयार होकर। मान लीजिए आपको कहना है वो अपने साथ बंदूक और चाकू लेकर चल रहे थे या लाए थे साथ में, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, दे वर कैरिंग अ गन एंड अ नाइफ विद देम। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैरी करने का क्या मतलब है। आप जब कहीं बाहर जाते तो आप अपने साथ सामान कैरी करते हैं, मतलब साथ में लेकर चलते हैं। तो ये भी लोग क्या कर रहे थे, दे वर कैरिंग मतलब साथ में लेकर आए थे या लेकर चल रहे थे, अ गन एंड अ नाइफ, एक गन और एक नाइफ, विद देम यानी उनके साथ, है ना, दे वर कैरिंग अ गन एंड नाइफ विद देम। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि वो बंदूक लहरा रहे थे। अब सीसीटीवी कैमरा तो आप नॉर्मल है आजकल की दुनिया में, उसकी फुटेज क्या होती है, जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है ना, क्लिपिंग्स होती है, उसे फुटेज कहते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अ सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिवील दैट दे वर ब्रांडिशिंग द गन। सबसे पहले हम देखते हैं रिवील वर्ड का क्या मतलब है। रिवील वर्ड का मतलब होगा कुछ सामने आना, मतलब कुछ खोज हुई और उसका कुछ रिजल्ट सामने आया तो वो रिवील होना हुआ। अ सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिवील यानी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से पता चला, उससे ये सामने आया दैट दे वर ब्रांडिशिंग द गन, कि वो क्या कर रहे थे, गन को ब्रांडिश कर रहे थे। अब ब्रांडिश का क्या मतलब है, आप अपने हाथ में कोई वेपन लें और उसको लहराएं, ऐसे किसी को दिखाने के लिए कि देख मैं वेपन कैरी कर रहा हूं और डर जा तू, वो ब्रांडिशिंग हुई। हिलाना, जैसे स्वॉर्ड हो गई ना, स्वॉर्ड को भी आप लहराते हैं तो वो ब्रांडिशिंग हो गई। वेपन्स के लिए ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। आपको न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर ऐसी कोई वारदात की घटना पढ़ेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा ब्रांडिशिंग द गन, मतलब गन को लहरा रहे थे। आगे देखते हैं, ये लोग दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। देखिए अब सारी चीज चल रही है, बात तो उनके बारे में भी बात हो रही है, इंसिडेंट के बारे में भी बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं स्नैचर्स जो होते हैं ना, नॉर्मली क्या करते हैं, दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, दीज पीपल ट्राई टू स्कैर अदर्स। दीज पीपल मतलब ये लोग, ट्राई मतलब कोशिश करते हैं, किस चीज के लिए, टू स्कैर अदर्स, दूसरों को डराने की। टू स्कैर समवन किसी को डराना, है ना, स्कैरी डरावना। तो स्कैर वर्ड का मतलब होता है डराना। These people try to scare others. नेक्स्ट देखिए, ये लोग किसी गैंग का हिस्सा है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, These people are part of a gang. देखिए आज मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस इस लेसन में डाले हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कैसे सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं छोटे से बड़े। तो these people यानी ये लोग are part of a gang, ये एक गैंग का पार्ट है, उसका हिस्सा है। ये अपना टारगेट चुनने से पहले इलाके की रैकी करते हैं। टारगेट क्या हो गया, अभी इस केस में तो वो लेडी हो गई जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था गोल्ड चेन को स्नैच करने के लिए। हम बोल सकते हैं दे कंडक्ट अ रैकी ऑफ द एरिया बिफोर सेलेक्टिंग देयर टारगेट्स। दे मतलब वो लोग, कंडक्ट कंडक्ट करना मतलब किसी चीज को करना सिंपली। अ रैकी, रैकी क्या होती है, रैकी मतलब टोह लेना होता है, मतलब किसी एरिया में आप कोई भी काम करने से पहले उसको देख कर आते हैं, उसको इंस्पेक्ट करके आते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, है ना, या सिचुएशन क्या है वो देखने के लिए। टोह लेना किसी चीज की या किसी इंसान की, उसको रैकी बोलते हैं। सो दे कंडक्ट अ रैकी ऑफ द एरिया, मतलब एरिया की रैकी करते हैं पहले, बिफोर सेलेक्टिंग, बिफोर का मतलब पहले, किसी चीज को करने से पहले तो हम बिफोर बोलते हैं। सेलेक्टिंग देयर टारगेट्स मतलब टारगेट को सेलेक्ट करने से पहले वो रैकी जरूर करते हैं एरिया की। इनका पेशा लोगों से सोने की चीजें चुराना है। पेशा क्या होता है, मतलब आपका जो काम है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। तो आप कह सकते हैं देयर प्रोफेशन इज टू स्टील गोल्ड आइटम्स फ्रॉम पीपल। देयर प्रोफेशन मतलब उनका धंधा है, उनका पेशा है, क्या है, इज टू स्टील मतलब चुराना, गोल्ड आइटम्स यानी सोने की चीजें, फ्रॉम पीपल यानी लोगों से। देयर प्रोफेशन इज टू स्टील गोल्ड आइटम्स फ्रॉम पीपल। अब आगे हम बोलते हैं अधिकतर वो महिलाओं को निशाना बनाते हैं। देखिए इस आपको टॉपिक पे लग रहा होगा कि कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, छोटे बड़े आप जैसे माने, जैसा भी चाहें, किसी भी टॉपिक पे आप हजारों सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश को बोलना और लिखना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसे। तो हम देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं
मोस्टली दे टारगेट वेमेन। देखिए मोस्टली यानी ज्यादातर, अधिकतर मामलों में, दे टारगेट यानी वो टारगेट करते हैं किसको, वेमेन। देखिए वेमेन बोला जाता है WOMEN, ये प्लूरल है। एक वुमन अगर बोले, एक महिला, तो वुमन बोला जाता है। अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वेमेन। क्या किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की है, क्वेश्चन है। हैज एनीवन ट्राइड टू कॉल द पुलिस। अगेन हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज से शुरू हुआ क्योंकि हाँ या ना वाला क्वेश्चन है, यस नो टाइप का। क्या बुलाने की कोशिश की है। हैज एनीवन यानी किसी ने, सिंगुलर है इसलिए हैज आया। हैज एनीवन ट्राइड, किसी ने कोशिश की है क्या, तो कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करने की। मैंने पहले उन्हें फोन किया लेकिन शुरू में तो उन्होंने स्टेशन पर फोन ही नहीं उठाया। पुलिस की बात की जा रही, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई कॉल्ड देम फर्स्ट बट इनिशियली दे डिडंट इवन पिक अप द फोन एट द स्टेशन। ठीक है, आई कॉल्ड देम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का टेंस है। आई कॉल्ड देम फर्स्ट मतलब पहले मैंने उन्हें कॉल किया था, बट इनिशियली, अब इनिशियली का मतलब क्या है, शुरुआत में, इनिशियल पॉइंट पर, शुरू के पॉइंट पर। बट इनिशियली मतलब लेकिन शुरू में तो दे डिडंट इवन पिक अप। नेगेटिव टेंस किसका, पास्ट का। दे डिडंट इवन पिक अप, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया था। दे डिडंट पिक अप द फोन, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। एट द स्टेशन यानी स्टेशन पर, लोकेशन आती है तो एट लिख देते हैं। सो आई कॉल्ड देम फर्स्ट बट इनिशियली दे डिडंट इवन पिक अप द फोन एट द स्टेशन। फिर जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने पहुंचने में 45 मिनट लग गए। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे देन व्हेन दे पिक्ड अप दे टुक 45 मिनट्स टू अराइव। देन का क्या मतलब है, उसके बाद, फिर, है ना, क्या हुआ उसके बाद। व्हेन दे पिक्ड अप, जब उन्होंने फोन को उठाया था। पिकअप मतलब क्या होता है, फोन को उठाना। जब आप फोन को उठाते हैं सो यू आर पिकिंग अप द कॉल। सो व्हेन दे पिक्ड अप यानी जब उन्होंने उठाया, दे टुक यानी उन्होंने लिए, 45 मिनट्स यानी 45 मिनट, टू अराइव यानी आने के लिए। अराइव मतलब क्या होता है, किसी जगह पर आना, किसी डेस्टिनेशन, किसी लोकेशन पर आना, पहुंचना, उसे अराइव कहा जाता है। सो देन व्हेन दे पिक्ड अप दे टुक 45 मिनट्स टू अराइव। अभी उनकी गाड़ी आई है, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, द पुलिस पेट्रोल कार हैज जस्ट अराइव्ड नाउ। देखिए द पुलिस पेट्रोल कार, पेट्रोलिंग करती है ना पुलिस, किसी एक कार में करती है, ठीक है, तो वो जो कार होती है उसे पेट्रोल कार कहा जाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, ये तो मैंने ऐड किया है ताकि आपको पता चले एक न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं द पुलिस कार, इतना भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज जस्ट अराइव यानी अभी अभी आई है, नाउ मतलब अभी अभी पहुंची है। हैज जस्ट अराइव नाउ। ऐसी घटनाएं होती रहती है और अक्सर अखबारों में छपती रहती है। इंग्लिश में हम कहेंगे such incidents keep happening and are frequently reported in newspapers। ठीक है, such incidents, incidents क्या मतलब क्या है, घटनाएं। such यानी ऐसी घटनाएं, keep happening, when something keep happening मतलब वो चीज बार बार होते जा रही है ना, लगातार हो रही है। so such incidents keep happening मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एंड आर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड, फ्रिक्वेंटली का क्या मतलब है, लगातार, बार बार। और कैसे रिपोर्ट होते हैं, बार बार, इन न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़पेपर में। सो सच इंसिडेंट्स कीप हैपनिंग एंड आर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स। आज के लेसन में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।